Hello, everybody. Welcome back. In this video, we are going to cover international relations from March to January. Last year till December, we have already covered. ठीक है, ये हमारा मार्च से शुरू करते हैं हम, फिर हम फरवरी का करेंगे, फिर जनवरी का करेंगे. लेट अस स्टार्ट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. यू कैन नॉट स्किप इट. फर्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल टर्मोइल इन नेपाल. तो नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसके कारण न्यूज में था, तो इसमें ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है. ठीक है, बॉर्डर देख लीजिएगा आप नेपाल के साथ. सेकेंड टॉपिक इज हांगकांग लेजिस्लेचर यूनानिमसली पासिस द नेशनल सिक्योरिटी बिल. हांगकांग ने पास किया था नेशनल सिक्योरिटी बिल. तो सिक्योरिटी सेफ गार्डिंग द नेशनल सिक्योरिटी बिल वॉज पास्ड टू in the wake of the political crackdown sparked by the 2019 pro democracy protest हुए थे वहाँ पे. one of the largest since umbrella revolution हुआ था 2014 में हांगकांग में. उसके बाद में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हांगकांग में चल रहे थे. ठीक है, उसके बाद में उसको करब करने के लिए सेफ गार्डिंग द नेशनल सिक्योरिटी बिल पास किया गया है हांगकांग में. ठीक है, तो अब पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करें हांगकांग की, तो हांगकांग इज ए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ द चाइना लोकेटेड ऑन ईस्टर्न डेल्टा ऑफ द पर्ल रिवर. तो पर्ल रिवर के डेल्टा पे ये हांगकांग लोकेटेड है इन साउथ चाइना. ठीक है, इट हैज अवन करेंसी है इसकी अपनी, इसका पॉलिटिकल सिस्टम है, इट हैज कल्चरल आइडेंटिटी, बट दिस रीजन बिलोंग टू चाइना. ठीक है, ये चाइना का एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है. हांगकांग एक और है. ठीक है, दो रीजन है चाइना के से. एंड यहाँ पे पहले क्विंग डायनेस्टी का रूल हुआ करता था. ठीक है, देन ये जो रूल है हांगकांग है वो 1842 में ब्रिटिश के पास चला जाता है. उसके बाद में ब्रिटिश देते हैं इनको, वापस देता है चाइना को 1997 में. ठीक है, वन कंट्री टू सिस्टम इसी से रिलेटेड है, एक कंट्री दो सिस्टम से. अंडर दिस पॉलिसी हांगकांग मेंटेन ए डिफेक्टो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, जिसको बोला जाता है हांगकांग बेसिक लॉ बोला जाता है. एंड इट गारंटी द फ्रीडम्स दैट आर अवेलेबल टू द चाइनीज मैनलैंडर दैट आर अनअवेलेबल. तो ये इसको डेमोक्रेटिक फ्रीडम देता है जो कि चाइनीज मैनलैंडर को अनअवेलेबल नहीं है. सच इज राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट टू फ्री प्रेस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है ये हांगकांग का बेसिक लॉ. ठीक है, तो 1997 तक ये यूके के कब्जे में था. 1997 के बाद में इसको दिया गया था चाइना को. एंड यूके के कब्जे में था, तो यहाँ पे क्या है, पहले ज़्यादा डेमोक्रेसी थी. ठीक है, वन कंट्री टू सिस्टम आपको याद रखना है कि किससे रिलेटेड है, हांगकांग से रिलेटेड है. नेक्स्ट, मॉस्को कंसर्ट पे हॉल पे अटैक हुआ था मॉस्को कंसर्ट पे. एंड वहाँ पे उसकी जिम्मेदारी ली थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की थी इस्लामिक स्टेट खुरासन ने. ठीक है, इस्लामिक स्टेट खुरासन ISIS के ये क्या है, इट emerged इन लेट 2014 इन द ईस्टर्न अफगानिस्तान एंड इट इज करंटली वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव ISIS एफिलिएट है. खुरासन है वो, खुरासन रीजन कौन सा है, इट रेफर टू ए एंशिएंट कलीफेट in a region that today encompass the area of अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का जो एरिया है आज की डेट में वो खुरासन रीजन है. ठीक है, पुराना टाइम पे खुरासन डायनेस्टी हुआ करती है जहाँ पे. नेक्स्ट, पाकिस्तान में अभी कुछ, हाँ, तो पाकिस्तान हैज़ कैरिड आउट एयर स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी, फिर ईरान ने भी पाकिस्तान और इन पे एयर स्ट्राइक की थी. ठीक है, तो इनसाइड द अफगान प्रोविनेंस ऑफ पाक्तिका एंड खोस्ट. तो ये याद रखना है कि पाक्तिका एंड खोस्ट प्रोविनेंस किसके हैं, अफगानिस्तान के प्रोविनेंस है. ठीक है, तो ये जो रीजन है पाक्तिका एंड कोस्ट किसके हैं, अफगानिस्तान के हैं. और एज पर द पाकिस्तान द तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान का जो तालिबान है, पाकिस्तानी तालिबान जिसे बोला जाता है तहरीक तालिबान, एंड उस पर अटैक किया था इसने. ठीक है, एंड अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है. तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच कौन सी बॉर्डर है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है ड्यूरेंट लाइन है, जो कि 2640 किलोमीटर लंबी है. ठीक है, एंड इसको डिमार्केट किया गया था 1893 में बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के. ठीक है, ये जो लाइन है ड्यूरेंट लाइन है वो पाश्तून डोमिनेटेड एरिया से पास होती है. ठीक है, तो ये पाश्तून लोगों का एरिया है, तो यहाँ से ये बीच में से पास होती है. एक साइड अफगानिस्तान में है और एक साइड पाकिस्तान में है. तो जो तालिबानी लोग वो मानते हैं कि ये जो पूरा एरिया है वो पाकिस्तान के कब्जे वाला एरिया भी क्या है, उनका पार्ट है. ठीक है, तो वो उसको क्लेम करते हैं. द सक्सेसिव अफगानी
गवर्नमेंट हैज डिस्प्यूटेड दिस लाइन, इसको डिस्प्यूट करती है अफगान गवर्नमेंट, क्लेमिंग द पाश्तून टेरिटरी इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग द फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया है जो पाकिस्तान के अंदर एक प्रोविंस है जिसका नाम है फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया फाटा, ठीक है। एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है पाकिस्तान का, वो भी ये क्लेम करते हैं अफगानिस्तान वाले, ठीक है। तो पाश्तून कहाँ पे है, दोनों में लोकेटेड है, वैसे तो ये अफगानिस्तान में है। एंड डूरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में होगी। पाक्तिका एंड खोस्ट प्रोविंस कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है, ठीक है। तो पाकिस्तान में अभी टेरर अटैक हुए थे, जो पाकिस्तान में तालिबान है, तहरीक तालिबान, वो वहाँ पे अटैक कर रहा था, स्पेशली इन द प्रोविनेंस ऑफ खैबर पाख्तूनख्वा। तो ये पाकिस्तान का एक प्रोविनेंस है, एंड बलूचिस्तान भी क्या है, पाकिस्तान का एक प्रोविनेंस है, ठीक है। वहाँ पे टेरर अटैक हुए थे। नेक्स्ट, श्रीलंका टू सिक्योर लाइकली मोटोरियम ऑन डेब्ट। श्रीलंका में क्या है, डेब्ट क्राइसिस आ रहा है, ठीक है। एंड तो उसने भारत से भी लोन लिया हुआ है और पेरिस क्लब से भी लोन लिया हुआ है। तो हम जानेंगे पेरिस क्लब क्या होता है। पेरिस क्लब इज एस्टेब्लिश्ड इन 1956 में, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1956 में पेरिस में, ठीक है। तभी से इसका नाम पड़ गया पेरिस क्लब, ठीक है। इट इज ए ग्रुप ऑफ 22 ऑफिशियल क्रेडिटर, इसके अंदर 22 मेंबर हैं। इट इज ए ग्रुप ऑफ 22 ऑफिशियल क्रेडिटर कंट्रीज, यानी कि लोन देने वाले कंट्री हैं इसमें, दैट वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू डेटर कंट्रीज पेमेंट डिफिकल्टी। तो ये जो लोन देने वाले कंट्री हैं वो एक साथ आए हैं ताकि जो डेब्टर कंट्री है, यानी कि जिस कंट्री ने लोन लिया है उसमें यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको कैसे सोल्व किया जाएगा। दीज 22 कंट्रीज हैं वो क्या है, सारे के सारे OECD के मेंबर हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया पेरिस क्लब का पार्ट नहीं है, ठीक है। हाउएवर इंडिया एक ऑब्जर्वर है अलॉन्ग विद द IMF एंड वर्ल्ड बैंक है, जो कि पेरिस क्लब में ऑब्जर्वर हैं, ठीक है। तो क्लब ऑफर द क्रेडिट फैसिलिटी टू एलिजिबल कंट्रीज एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन टू इंडेप्टेड कंट्रीज को सॉल्यूशन देता है, इंक्लूडिंग डेब्ट रीस्टूलिंग है, डेब्ट जो रिडक्शन है उस पर भी इस तरह के सॉल्यूशन देता है, रीशेड्यूल कर देता है, उसको इंटरेस्ट रेट कम कर देता है। दिस सॉल्यूशन आल्सो इंक्लूड द रिफॉर्म्स दैट द डेटर कंट्रीज कैन इंप्लीमेंट टू इंप्रूव देयर फाइनेंशियल सिचुएशन। द क्लब क्रेडिटर एग्री ऑन द प्रोफाइल ऑफ द डेब्ट, ठीक है। तो इस तरह के ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है ताकि वो डेटर कंट्री है वो उसको रीपे कर पाए। तो पेरिस क्लब एस्टेब्लिश्ड इन 1956 में एस्टेब्लिश हुआ था, 22 इसमें मेंबर है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, सारे के सारे इसमें जो 22 कंट्री हैं वो OECD के मेंबर हैं, ठीक है। नेक्स्ट, PM ऑफ इंडिया एंड मॉरिशस इनॉग्रेटेड द एयर स्ट्रिप। तो प्रधानमंत्री जी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री वहां पे गए थे, एंड देयर मॉरिशस का एक आइलैंड है, मॉरिशस का आइलैंड है एगालेगा आइलैंड है, वो डेवलप करेंगे भारत और मॉरिशस मिलके, ठीक है। तो याद रखना है कि एगालेगा आइलैंड कहाँ पे है, ये मॉरिशस में लोकेटेड है, वो हम जॉइंटली डेवलप करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंडियंस गए थे रशिया, बहुत सारे लोगों को क्या है स्मगलिंग करके रशिया में ले जाया जाता है और वहाँ से उनको वार में पार्टिसिपेट कराया गया था, तो कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी, इस कारण ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट है विजिट ऑफ PM मोदी टू भूटान। तो मोदी जी भूटान गए थे अभी पे, तो वहाँ पे 2 प्रपोज्ड रेल लिंक साइन किए गए थे। 2 प्रपोज्ड रेल लिंक है भारत और भूटान के बीच में, कौन कौन से, कोकराझार इन असम टू कोकराझार ग्लेपू रेल लिंक है, ग्लेपू भूटान में पड़ता है और कोकराझार असम में है, ठीक है। सेकंड इज बानरहाट सैमस्टी रेल लिंक है, ये 2 रेल लिंक है, याद रखने हैं आपको, भारत और भूटान के बीच में है, ठीक है। भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वहां के भूटान के किंग ने दिया था मोदी जी को, ठीक है। भूटान के किंग ने दिया है भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो, ये PM को दिया गया था अभी मोदी जी को। इसको बोला जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज नगादेग पेल डी खोरलो, ये इसका दूसरा नाम भी है, और ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो, ये भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि भूटान के किंग के द्वारा दिया गया था। भूटान क्या है, मोनार्की है, ठीक है। डेमोक्रेसी तो है भूटान में, 2008 के बाद में डेमोक्रेसी है, परंतु इट इज मोनार्की, ठीक है, लाइक UK। एंड PM मोदी ने वहाँ पे मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है थिम्पू के अंदर, भूटान की जो कैपिटल है, वहाँ पे इसको इनॉग्रेशन किया था मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का, एंड वहाँ पे ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो अवार्ड भी दिया गया है। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल यहाँ पे हमने मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। उसके अलावा भूटान ने रिक्वेस्ट की है इंडिया की असिस्टेंस के लिए फॉर दी ग्लेपू माइंडफुलनेस सिटी बना रहा है, वो भूटान है एक, ये सिटी है ग्लेपू सिटी है, उसको माइंडफुलनेस सिटी की तरह डेवलप कर रहा है, तो इसके लिए उसने इंडिया की हेल्प मांगी है, ठीक है। नेक्स्ट इस भारत के कुछ कंट्रीज के साथ FTA हैं,
और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत साइन कर रहा है बहुत सारे, तो उसमें ये चर्चा में है। इंडिया एशियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसको बोला जाता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये आल्सो सिंगापुर के साथ भी है और मलेशिया के साथ भी है हमारा। इंडिया जापान के साथ हमारा क्या है, सेपा है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इंडिया साउथ कोरिया के साथ भी क्या है, सेपा है। साफ्टा है, वो सारे कंट्रीज के साथ में है। एंड इसके अलावा हमारे सेपरेट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है किस किस के साथ, श्रीलंका के साथ है, नेपाल के साथ है, भूटान के साथ है। इंडिया मॉरिशस का क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जिसको इंप्लीमेंट किया गया था 2021 में। इंडिया यूएई के साथ में है, सेपा है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया ईएफटीए अभी साइन हुआ है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन हमने देखा है, जिसमें कौन से कंट्री आते हैं, नील्स कंट्री हैं। कौन कौन से कंट्री है, नील्स, नॉर्वे है, आइसलैंड है, लिechtenstein है और एक और है, ठीक है। दे आर एक्सपेक्टेड टू इम्प्लीमेंटेड बाय 2025 तक ये ईएफटीए लागू हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देयर इज आल्सो इंडिया ऑस्ट्रेलिया अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट स्कीम है, और ईसीटीए भी कहा जाता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे तो इंडिया टू सेटअप द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो इंडिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च कर दी थी मोदी जी ने अभी रिसेंटली। 50 साल हुए थे टाइगर प्रोजेक्ट को, तब इसको लॉन्च किया गया था। इससे पहले भी अनाउंस कर चुके थे वो एक बार। तो इंडिया ने क्या है, ये सेटअप कर दिया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, इंटरनेशनल आईबीसीए, ठीक है। इसका एम क्या होगा, इट एम इज टू वर्क टुवर्ड द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द 7 मेजर कैट्स है, 7 मेजर बिग कैट्स हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करेगी, ठीक है। टाइगर, इसमें कौन कौन सी 7 स्पीसीज हैं जिसको प्रोटेक्शन का काम दिया जाएगा, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगवार एंड चीता, ठीक है। याद रखनी है कौन कौन सी है ये सारी स्पीसीज, आपको पता होनी चाहिए। इनमें से केवल 5 भारत में मिलती है, 2 भारत में नहीं मिलती है, तो शायद पूमा नहीं मिलती है और एक और स्पीसीज नहीं मिलती है। टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगवार एंड चीता, ठीक है। ये 7 स्पीसीज का कंजर्वेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। हेडक्वार्टर इसका इंडिया में होगा। इसकी जो मेंबरशिप है वो 96 रेंज कंट्री है, जो 7 कैट है उसके 96 रेंज कंट्री है, उनके लिए ओपन है। इसके अलावा दूसरे कंट्रीज के लिए भी ओपन है दिस, ठीक है। तो ये इसके 96 रेंज कंट्री है, इसका नेचुरल हैबिटेट पाया जाता है इन बिग कैट्स का। एंड इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा, आईबीसीए का, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गवर्नेंस स्ट्रक्चर, इसकी एक जनरल असेंबली होगी विच कंसिस्ट ऑफ द ऑल द मेंबर्स, जो सारे मेंबर्स होंगे उसमें जनरल असेंबली का रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। फिर उसके एक काउंसिल होगी, फिर एक जनरल असेंबली होगी, फिर एक काउंसिल होगी। तो काउंसिल में कम से कम 7 मेंबर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 15 मेंबर। 7 से लेके 15 मेंबर तक की एक काउंसिल बनाई जाएगी, ठीक है, इसको गवर्न करने के लिए। एंड कंट्रीज इनको कंट्रीज को जो इलेक्ट किया जाएगा, जनरल असेंबली है इसकी, वो इनको इलेक्ट करेगी, ठीक है, फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो इसमें 7 से 15 मेंबर हो सकते हैं इसकी काउंसिल में, और इनके जो मेंबर हैं उसको 5 साल के लिए चुना जाएगा बाय द जनरल काउंसिल। अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, काउंसिल रिकमेंड करेगी, तब क्या है, जनरल असेंबली है वो आईबीसीए के सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करेगी। तो इब्सा के सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट कौन करेगी, जनरल असेंबली करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, ठीक है। एंड इसका एक सेक्रेटरीट भी होगा, कहां पे होगा, ये भारत में होगा, ठीक है। एक्टिविटीज, क्या एक्टिविटी होगी, आईबीसीए इट विल प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू द मेंबर कंट्रीज टू शेयर देयर नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज एंड एक्सटेंड द सपोर्ट टू रिकवरी एफर्ट इन द पोटेंशियल हैबिटेट। Its major activity will include advocacy, partnership, knowledge portal, knowledge enhancing, capacity building, ecotourism, financing, फाइनेंस टैपिंग है उसको फाइनेंस प्रोवाइड करना है, इसका काम होगा, ठीक है। द अलायंस इज ओपन टू अदर कंट्रीज आल्सो, ठीक है। रेंज कंट्रीज के अलावा दूसरे कंट्रीज को भी ये ओपन है। कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, ये सब ज्वाइन कर सकते हैं इसको। देयर करंटली क्या है, टुडे 16 कंट्री हैज गिवन देयर रिटन कंसेंट है, जिन्होंने कहा है कि वो ज्वाइन करेंगे इसको। एंड 9 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 9 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अभी इसको ज्वाइन कर चुके हैं, इंक्लूडिंग आईयूसीएन, वर्ल्ड वाइड फंड हैज गिवन द कंसेंट, दे चुके हैं टू ज्वाइन दिस अलायंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो इज इंडिया होम टू ऑल द 7 कैट्स। तो इंडिया में करंटली क्या है, आउट ऑफ द 7 बिग कैट्स देयर आर 5 इंडिया में पाई जाती हैं, ठीक है। 5 कौन कौन सी है, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता, ठीक है, ये पाई जाती है। तो इंडिया में कौन सी नहीं मिलती है, पूमा नहीं मिलती है इंडिया में, और जैगवार, पूमा एंड जैगवार है, 2 इंडिया में नहीं पाई जाती है, ठीक है। बाकी ये 5 पाई जाती हैं, याद रखना है। एंड एशियाटिक लायन है, आप जानते हो कि वो गिर में पाया जाता है, गिर नेशनल पार्क, ठीक है। इज द लास्ट अबोर्ड ऑफ द सर्वाइविंग पॉपुलेशन इन
दी वर्ल्ड, ठीक है। तो ये यहीं पे पाए जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एशियाटिक लायन है 674 है कंट्री के अंदर। अकॉर्डिंग टू 2020 के सेंसस के अनुसार 674 एशियाटिक लायन पाए जाते हैं, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर है, जो रॉयल बंगाल टाइगर है उसमें कितनी स्पीसीज है भारत में? 3682 स्पीसीज है अकॉर्डिंग टू टाइगर स्टेटस ऑफ द टाइगर्स रिपोर्ट आई थी 2022 उसके अनुसार, ठीक है। 75% ऑफ द ग्लोबल टाइगर हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर वाले। फिर लेपर्ड है, तो लेपर्ड की जो अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन है वो 12,000 से 14,000 है, ठीक है। फिर स्नो लेपर्ड है, तो स्नो लेपर्ड है वो माउंटेनियस एरिया में पाया जाता है, हिमालयाज में, इंडिया में, ठीक है। हिमालयन रीजन जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। 7500 स्नो लेपर्ड है दुनिया में, पूरी दुनिया में 7500 स्नो लेपर्ड है, जिसमें से 500 इंडिया में पाए जाते हैं, 500 इंडिया में। चीता के बारे में बात करो, चीता इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गया था 1952 में, ठीक है। फिर हम नामीबिया से 2022 में 8 चीता लेके आए थे, और साउथ अफ्रीका से भी कुछ चीता लेके आए थे, ठीक है। 12 चीता हम साउथ अफ्रीका से लाए थे, 12 हम कहाँ से लाए? साउथ अफ्रीका से लाए, 8 हम नामीबिया से लाए, ठीक है। फिर उनको कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया था, एमपी में। नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो इट इज ए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड सर्विस एंड एडवाइस कंसर्निंग द माइग्रेशन टू द गवर्नमेंट एंड माइग्रेंट्स, दोनों को सर्विस देता है। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1951 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। ये माइग्रेट के लिए काम करता है। इट ऑपरेट्स ग्लोबली विद ए मैंडेट टू इंक्लूड द माइग्रेशन मैनेजमेंट के लिए काम करता है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, प्रमोटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइग्रेशन इश्यूज। रोल इसका रिलेशन कैसा है आईयूसीएन के साथ? ये 2016 में ये क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है। 2016 में ये यूएन के साथ यूएन की माइग्रेशन एजेंसी बन जाता है ये, ठीक है। एंड इसका सेक्रेटरी जनरल होता है, यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल है, उसने एस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड नेशन नेटवर्क ऑन माइग्रेशन, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने 2018 में एक नेटवर्क बनाया था जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन नेटवर्क ऑन माइग्रेशन, जिसको हेड करता है आईएमओ, कोऑर्डिनेट करता है, जिसको कोऑर्डिनेट कौन करता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारा मार्च का कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे फरवरी की करंट अफेयर। तो फरवरी में सेंजन जोन इन यूरोप, तो ये न्यूज में था सेंजन जोन इन यूरोप, ठीक है। तो सेंजन जोन को न्यूज में क्यों था? क्योंकि कोसोवो ने रिसेंटली इसको ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो इट वाज द लास्ट वेस्टर्न बाल्कन नॉन ईयू कंट्री है, ये ईयू का पार्ट नहीं है कोसोवो, दैट हैज ज्वाइंड इट, ठीक है। तो ये बाल्कन स्टेट देखो, तो यहाँ पे ये बाल्कन स्टेट है, बाल्कन पेनिनसुला पे जो कंट्री लाइज करते हैं, तो कोसोवो यहाँ पे लोकेटेड है, ये कोसोवो। तो ये इसको कुछ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो ये सर्बिया से टूट के बना था, ठीक है। तो सर्बिया से टूट के कोसोवो बना था, यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। ये एड्रियाटिक सी है, यहाँ पे देख सकते हो आप, इसकी बाउंड्री है, सर्बिया है, मोंटेनेग्रो है, अल्बानिया है, मैसेडोनिया है, बुल्गारिया इससे टच करती है। बाल्कन पेनिनसुला पे ये लाई करता है कोसोवो। कोसोवो ने ज्वाइन कर लिया है क्या? सेंजन जोन, ठीक है। तो सेंजन एरिया है या फिर सेंजन जोन है, ये इसका नाम पड़ा था एक लग्जमबर्ग में एक छोटा सा गांव है उसके नाम पे पड़ा है, ठीक है। तो इट वाज क्रिएटेड इन 1985 में, इसको क्रिएट किया गया था 1985 में, ठीक है, एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसमें करंटली कितने हैं? 27 कंट्रीज हैं। सेंजन जोन में कितने हैं? 27 कंट्रीज है दैट हैज जिन्होंने क्या है ऑफिशियली अबोलिश देयर बॉर्डर कंट्रोल जिन्होंने अब अबोलिश कर दिया और वीज़ा फ्री ट्रेवल अलाउ करते हैं। सेंजन एरिया में वीज़ा फ्री ट्रेवल अलाउ करते हैं मेंबर कंट्रीज, एंड इट्स मोस्ट फंक्शन एज ए सिंगल जुरिस्डिक्शन की तरह काम करते हैं। कॉमन वीजा पॉलिसी फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल पर्पज के लिए। क्रोएशिया ईयू मेंबर था जिसने ज्वाइन किया था सिंस 2013 से क्या है ईयू का मेंबर है। इट हैज ज्वाइंड इन 2023 ने क्रोएशिया ने ज्वाइन कर लिया था 2023 में। अभी किसने ज्वाइन किया है? कोसोवो ने ज्वाइन कर लिया है इसको, ठीक है। वाइल द रोमानिया एंड बुल्गारिया ईयू मेंबर स्टेट हैं, उनको क्या है ये 2024 में फुल मेंबर बन जाएंगे 31 मार्च 2024 तक, ठीक है। तो ये इसके मेंबर्स हैं। कौन कौन से सेंजन एरिया में हम मेंबर देखें तो इसके 27 मेंबर, 27 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। सेंजन एरिया के कितने मेंबर हैं? 27 कंट्रीज हैं। हम देखते हैं तो 27 कंट्रीज आर मेंबर्स हैं इसके, ठीक है। तो ईयू में कितने मेंबर हैं? ईयू में 27 मेंबर हैं, ईयू में 27 मेंबर हैं। एंड सेंजन एरिया में भी कितने हैं? 27 मेंबर हैं, ठीक है। सेंजन एरिया में कितने मेंबर आते हैं? ईयू से कितने मेंबर आते हैं? ईयू से 23 कंट्रीज आते हैं, 23 कंट्रीज आते हैं, प्लस 4 नॉन ईयू कंट्री हैं, जो क्या है नॉन ईयू कंट्री हैं 4, जो इस 27 का पार्ट है,
तो 23 इसमें क्या है, ईयू मेंबर हैं, शेंजन एरिया में 23 ईयू के मेंबर हैं और 4 नॉन ईयू मेंबर हैं। जो नॉन ईयू मेंबर 4 कौन कौन से हैं जो कि शेंजन एरिया का पार्ट है, वो है आइसलैंड, लिechtenstein, स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे। याद रखना है कि जो 4 नॉन ईयू मेंबर हैं जो शेंजन एरिया के पार्ट हैं वो कौन से हो जाएंगे, नील्स। फिर से नील्स आ गया ये, ठीक है, नील्स, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein एंड स्विट्जरलैंड। तो ये 4 कंट्री इसके शेंजन एरिया के तो मेंबर हैं परंतु ईयू के मेंबर नहीं है, ठीक है। टुडे 23 ऑफ द 27 ईयू स्टेट्स आर पार्ट ऑफ द पासपोर्ट फ्री जोन, शेंजन एरिया के पार्ट हैं। कौन कौन से इसमें से पार्ट नहीं है, 4 कंट्रीज बच गए ना, ईयू के 4 कंट्रीज जो कि शेंजन एरिया के पार्ट नहीं है, वो कौन कौन से हैं, सिप्रस, रोमानिया, बुल्गारिया एंड आयरलैंड। तो 4 कंट्री कौन कौन से इसके पार्ट नहीं है, सिप्रस, रोमानिया, बुल्गारिया एंड आयरलैंड है, वो इसके पार्ट नहीं है, शेंजन एरिया के पार्ट नहीं है, परंतु ये ईयू के मेंबर हैं, ठीक है। एंड ये आप देख सकते हो कि इसके मेंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे। इसके मेंबर है आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, इस्टोनिया, लटीवा, लिथुनिया, पोलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, ये इधर नीदरलैंड आ गया, बेल्जियम, देन स्लोवाकिया। ये सारे आप मेंबर देख सकते हो इसको पॉज करके, ठीक है। पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, देन ये स्विट्जरलैंड आ गया, इटली, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, ठीक है, ग्रीस, इटली, यहाँ पे कोसोवो आ गया। ये सारे इसके मेंबर हैं, ये भी मेंबर है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, ये मेंबर नहीं है, ठीक है। जो ये 4 मेंबर नहीं है, सिप्रस, रोमानिया, बुल्गारिया एंड आयरलैंड, ये 4 मेंबर नहीं है, बाकी ये 23 इसके मेंबर है। नेक्स्ट टॉपिक है वो एस्पाइड्स मिशन। एस्पाइड्स का मतलब होता है सील्ड होता है, इसका मतलब होता है सील्ड होता है ग्रीक में एस्पाइड्स। तो ये एस्पाइड मिशन है वो ईयू का मिशन है, ईयू ने लॉन्च किया था। तो ईयू लॉन्चेस नॉन मिलिट्री मिशन है ईयू का टू प्रोटेक्ट द कार्गो शिप इन रेड सी। तो रेड सी में हाउदी रेबल्स अटैक कर रहे थे शिप्स पे, तो उससे बचाने के लिए ईयू के द्वारा ये एस्पाइड्स मिशन लॉन्च किया गया है। तो इट इज बेसिकली ए नॉन मिलिट्री मिशन होगा, ठीक है, ईयू का। ईयू एक नॉवल मिशन है, वहां पे क्या है, नेवल मिशन है, नेवी को डिप्लॉय कर रहा है इंडियन ओशन रीजन में टू हेल्प द प्रोटेक्ट द कार्गो शिप इन द रेड सी फ्रॉम अटैकिंग द फ्रॉम द अटैक्स ऑफ हाउदी रेबल्स, ठीक है। एंड द मिशन विल बी रन आउट ऑफ द लारिजा इन सेंट्रल ग्रीस। तो लारिजा एक सेंट्रल ग्रीस में एक शहर है, तो लारिजा इज लोकेटेड इन सेंट्रल ग्रीस में एक शहर है और ये नेटो का वन ऑफ द हेडक्वार्टर्स भी है लारिजा, ठीक है। तो वहां से इसको मिशन को रन किया जाएगा। लारिजा इज लोकेटेड इन ग्रीस, याद रखें, ठीक है। एस्पाइड्स मिशन किससे रिलेटेड है, ईयू से रिलेटेड है, ईयू का है एंड इट इज ए नॉन मिलिट्री मिशन इन द रेड सी, ठीक है। नेक्स्ट इज पीएम मोदी जी यूएई गए थे, ठीक है, पीएम मोदी की विजिट हुई थी यूएई में, तो वहां पे बहुत सारे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट हुए थे, ट्रीटी फॉर एग्जांपल इन एनर्जी कंजर्वेशन पे भी ट्रीटी साइन की गई थी। इसके अलावा रीजनल कनेक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए इंडिया और यूएई ने क्या है, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें एक एग्रीमेंट साइन किया है, इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, वो साइन किया गया है इंडिया और यूएई के बीच में, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको अनाउंस किया गया था G20 के दौरान। G20 से मीट हुआ था 2023 में भारत में, उसमें अनाउंस किया गया था इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके 2 पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है। ईस्टर्न पार्ट है वो मुंबई को यानी कि इंडिया को कनेक्ट करेगा इस अरेबियन कंट्री से, गल्फ कंट्री से, मिडल ईस्ट से, एंड देन नॉर्दर्न पार्ट है तो वो मिडल ईस्ट को यूरोप से कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसके अलावा भी यहाँ पे एग्रीमेंट ऑन इंटरलिंकिंग ऑफ इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, जो भारत का यूपीआई है उसको इंटरलिंक किया जाएगा विद आनी सिस्टम ऑफ यूएई का है। तो यूएई का क्या है, जैसे भारत का यूनिफाइड पेमेंट पोर्टल है, यूपीआई है, ठीक है, उसी तरह से आनी यूएई का है, ठीक है, याद रखें कि आनी यूएई का है। इसके अलावा एग्रीमेंट ऑन इंटरलिंकिंग द डोमेस्टिक डेबिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड है जो हमारा रुपए डेबिट कार्ड है उसको इंटरलिंक किया जाएगा विद दी जयवान यूएई का है ये, ठीक है, जयवान इज यूएई का डेबिट कार्ड है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया और यूएई है वो जो भारत का लोथल है, गुजरात का लोथल, गुजरात के लोथल में जो मरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें भी कोऑपरेट करेंगे, उसके लिए भी एमओयू साइन हुआ था। तो मरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज कमिंग एट लोथल इन गुजरात, वहाँ पे भी हम कोऑपरेट करेंगे दोनों देश, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी की एक इवेंट हुई थी जिसका नाम रखा गया था अहलान मोदी,
ठीक है, ऐलान मोदी, यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी की एक मीट हुई थी जिसको पीएम मोदी ने वहाँ पे गए थे और ये सभा सभा हुई थी ये। ठीक है, पीएम मोदी ने यहाँ पे यूएई के अंदर एक टेम्पल का इनॉग्रेशन किया था जिस टेम्पल का नाम था बोचा सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण मंदिर। तो ये इसका बीएपीएस टेम्पल का नाम है, बीएपीएस या फिर बोचा सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था टेम्पल है ये। ठीक है, तो इट इज़ द फर्स्ट हिंदू स्टोन टेम्पल इन अबू धाबी में, ये पहला हिंदू स्टोन टेम्पल है। एंड जो बीएपीएस है यानी कि बच्चा सनवासी श्री अक्षरधाम श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण है, ये एक डिनोमिनेशन है स्वामीनारायण मंदिर का। एंड विच इज ए सेक्ट ऑफ वैष्णवा हिंदुज्म का एक सेक्ट है। ठीक है, वैष्णवा ट्रेडिशन का, विष्णु के भगत। तो स्टेट विजिट ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टेट विजिट ऑफ पीएम ऑफ ग्रीस। तो ग्रीस की पीएम भारत पे आई थी, भारत में आई थी एंड सी वाज इनवाइटेड टू, जो हमारी जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें इनवाइट की गई थी उनको। ठीक है, रायसीना डायलॉग में इनको इनवाइट किया गया था। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ हेलेनिक रिपब्लिक, हेलेनिक रिपब्लिक है, इसको क्या बोला जाता है, ग्रीस का ऑफिशियल नेम क्या है, हेलेनिक रिपब्लिक है। एंड जिनका नाम दिया हुआ है किरियाकोस, ये नाम दिया है, ये स्टेट विजिट पे थी इंडिया में। एंड शी वाज द चीफ गेस्ट एंड की नोट स्पीकर थी एट द 9th रायसीना डायलॉग में। ठीक है, रायसीना डायलॉग इंडिया का फ्लैगशिप डायलॉग है जो कि नई दिल्ली में होता है हर साल। ठीक है, तो रायसीना डायलॉग के बारे में बात करेंगे तो इट इज एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन जियोपॉलिटिक एंड जियो इकोनॉमिक्स पे ये एनुअल कॉन्फ्रेंस है विच एम्स टू एड्रेस द मोस्ट चैलेंजिंग इश्यूज फेस्ड बाय द वर्ल्ड। द कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन न्यू दिल्ली में होती है हर साल एंड इट इज अटेंडेड बाय द पीपल फ्रॉम द पॉलिटिकल, बिजनेस, मीडिया एंड सिविल सोसाइटी बैकग्राउंड्स के द्वारा अटेंड की जाती है। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व क्या है, इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करते हैं। दिल्ली बेस्ड जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करता है हर साल। तो दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, 2024 का जो रायसीना डायलॉग था उसकी थीम क्या है, चतुरंगा। इसकी जो थीम है वो चतुरंगा से रिलेटेड है, चतुरंगा, कन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। ठीक है, तो इसकी जो थीम है वो चतुरंगा है, कन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। ठीक है, एंड रायसीना जो हिल पे जो प्रेसिडेंट का हाउस है उसी नाम पे लिखा गया है इसका रायसीना डायलॉग। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे इशू चल रहा है। ठीक है, तो चाइना क्या है, वहाँ पे ड्वाल विलेजेस गांव बना रहा है ईस्टर्न सेक्टर में। ईस्टर्न सेक्टर है, इंडिया चाइना की बॉर्डर है, उसको 3 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। ईस्टर्न सेक्टर है जहाँ पे जो सिक्किम है, सिक्किम से लेके अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर है वो ईस्टर्न सेक्टर में आती है और ये 1325 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर है। ठीक है, एंड सेंट्रल सेक्टर में आती है ये उत्तराखंड और हिमाचल वाली बॉर्डर है। ठीक है, वो सेंट्रल सेक्टर का पार्ट है, 545 किलोमीटर। और जो वेस्टर्न सेक्टर में आती है ये नॉर्दर्न वाली है जाएगी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख वाली है। ठीक है, लद्दाख है जम्मू कश्मीर वाली, तो वेस्टर्न सेक्टर में 1570 किलोमीटर हो जाएगी। तो एक्साई चीन पे चाइना ने कब्जा कर लिया था 1962 के बारे में। ठीक है, तो ये जो बॉर्डर है ये इंडिया है, ये बाउंड्री इसको क्लेम करता है, एक्साई चीन हमारा पार्ट है। ठीक है, एंड जब ये जो एक्चुअल लाइन में अभी जो लाइन है वो कौन सी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, चाइना है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ही मानता है। ठीक है, कि अपना मानता है, ये एक्साई चीन को अपना मानता है, और इंडिया है वो एक्साई चीन को हमारा पार्ट मानते हैं, हमारा। ठीक है, ये हमारा है। ठीक है, 1962 में चाइना ने ले लिया था। तो इसमें 3 इसके रीजन हो गए। तो इसमें ईस्टर्न सेक्टर में क्या है, चाइना गांव बना रहा है। ठीक है, ड्यूअल पर्पस ग्लॉज पहले खाली हुआ करते थे, अभी इनको ऑक्यूपाई किया जाने लगा है बॉर्डर के लॉन्ग धीरे धीरे गाँव को। तो इन गाँव का नाम है क्या है, जियाओकांग नाम है। तो ये याद रखें, ये क्या, ये टर्म दिया आ सकते हैं, तो ये न्यूज़ में क्या है, ये टर्म थी। ठीक है, तो इसको मैच करना आ सकता है कि ये क्या चीज़ है। तो जियोकांग है, ये क्या है, जियाओकांग, ये ड्वाल विलेजेस है जो कि चाइना बना रहा है। डिफेंस विलेजेस है एंड जो सिविलियन के रहने का विलेजेस है, दोनों ड्वाल पर्पस विलेज। नेक्स्ट इज चाइना क्या है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, तो उसी को काउंटर करने के लिए भारत में क्या है, भारत ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया है जिसके अंदर हम क्या है 663 बॉर्डर विलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, और जिसमें क्या है मॉडर्न एम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे 663 बॉर्डर विलेजेस में। तो इसमें पहले फेज में कम से कम 17 गांव हम बनाएंगे, डेवलप करेंगे अलॉन्ग दी चाइना बॉर्डर इन लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके अलावा इंडिया क्या है, अरुणाचल प्रदेश में 3 मेजर हाईवे बना रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्ड करने। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हाईवे हैं, ट्रांस अरुणाचल हाईवे हम बना रहे हैं,
द फ्रंटियर हाईवे, इसके अलावा द ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हाईवे हम बना रहे हैं। तो 3 हाईवे हम बना रहे हैं, ट्रांस अरुणाचल, फ्रंटियर हाईवे एंड ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हाईवे। नेक्स्ट ये नई न्यूज, वन लाइनर न्यूज है, इंडिया कैन ट्रेवल टू ईरान विदाउट अ वीजा। ठीक है, इंडियंस अब हम ट्रेवल कर सकते हैं, ईरान जा सकते हैं बिना वीजा के। इंडिया सेंड असिस्टेंट्स टू द कोलेरा हिट जाम्बिया। जाम्बिया में कोलेरा आ गया था, कोलेरा का आउटबर्स्ट हुआ था, तो वहाँ पे हमने असिस्टेंट भेजी थी, दवाई भेजी थी, ORS वगैरह, मेडिकल सप्लाईज। इसके अलावा हमने UPI लॉन्च कर दिया है श्रीलंका में और मॉरिशस में। ठीक है, नेक्स्ट है जो टॉपिक है वो कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी। कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल की कॉन्फ्रेंस 2024, ये कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी रिसेंटली। ठीक है, तो इसकी थीम क्या थी? क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी इसकी थीम थी। PM मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था एट न्यू दिल्ली विज्ञान भवन में। तो कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी 2024 में नई दिल्ली में। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, इट फोस्टर्स एंड प्रमोट द हाई स्टैंडर्ड ऑफ लीगल एजुकेशन इन कॉमनवेल्थ में ये प्रमोट करता है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लीगल एजुकेशन, जो लॉ रिलेटेड एजुकेशन है। एंड ये स्टेब्लिश हुआ था 1971 में स्टेब्लिश होता है। इट इज़ ए कॉमनवेल्थ वाइड बॉडी विद रीजनल चैप्टर्स एंड इसकी कमेटी है इन एशिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, कैरेबियन एंड यूरोप में इसकी कमेटीज हैं। ठीक है, तो इसका याद रखो कि ये 1971 में बना था कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट कॉमनवेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन है। तो कॉमनवेल्थ एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है। इसमें कितने मेंबर हैं? अभी करंटली 56 मेंबर हैं। देयर इज 56 मेंबर हैं इसमें। ठीक है, ऑफ इंडिपेंडेंट एंड इक्वल कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एंड द लास्ट 2 कंट्री टू ज्वाइन दिस, गेबन एंड टोगो, दो लास्ट कंट्री थे जिन्होंने ज्वाइन किया था 2022 में। ठीक है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द लंदन डिक्लेरेशन इन 1949। तो जो कॉमनवेल्थ है वो एस्टेब्लिश हुआ था 1949 में एस्टेब्लिश हुआ था बाय द लंदन डिक्लेरेशन के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। कॉमनवेल्थ रूट गो बैक टू द ब्रिटिश एम्पायर पर जाती है। ठीक है, मोस्टली इसके कॉलोनीज मेंबर थे, बट एनी कंट्री कैन ज्वाइन द मॉडर्न कॉमनवेल्थ है, उसको कोई भी कंट्री ज्वाइन कर सकता है। द मेंबर गवर्नमेंट हैज एग्रीड टू द गोल्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड पीस है, उसको प्रमोट करना है, इसका काम है। तो बर्थ केस हुआ था मॉडर्न कॉमनवेल्थ का आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1947। इंडिया वांटेड टू बिकम ए रिपब्लिक विच डज नॉट अवे एनी अलीजेंस टू द ब्रिटिश किंग ऑफ क्वीन, और क्वीन पे हमारी अलीजेंस नहीं रहती थी, न रहो, हम इसका ज्वाइन करना चाहते थे। ठीक है, फिर लंदन डिक्लेरेशन 1949 में ये बोलती है कि इट सेड दैट दी कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। इट सेड दैट रिपब्लिक एंड अदर कंट्रीज कैन बी पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ के पार्ट हो सकते हैं। दस द मॉडर्न कॉमनवेल्थ वाज बोर्न। ठीक है, तो ये कब बॉर्न हुआ था? 1949 में बाय द लंदन डिक्लेरेशन। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है, 56 इसमें मेंबर अभी। नेक्स्ट है 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, इसकी 2023 वाली थी वो 6th ओशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो बांग्लादेश में हुई थी। ठीक है, 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज की गई थी ऑर्गेनाइज की गई थी पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड एस राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? एस राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज है, ये सिंगापुर का एक स्कूल है। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेसिकली। एंड पर्थ यूएसए, सेंटर इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो बेसिकली इसकी जो थीम थी वो क्या थी? इसकी जो थीम थी 7th की वो थी टुवर्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। ठीक है, इसकी थीम थी टुवर्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है IOC, इट इज एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है विच फोकस ऑन जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इशू पे इस पे डिस्कस किया जाता है इन द इंडियन ओशन रीजन के। ठीक है, इसको फर्स्ट एडिशन हुआ था 2016 में, सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसका जो 6th एडिशन है वो बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज किया गया था, और 7वां है ये ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया फाउंडेशन इसको ऑर्गेनाइज करता है, इंडिया फाउंडेशन प्लस ये जो मेंबर हैं, ये जो कंट्री, ये जो दिए हैं मेंबर, जैसे कि जिस कंट्री में होती है उसका जो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री होती है, प्लस में ये एस राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी सिंगापुर है, वो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर। नेक्स्ट है WHO ने लॉन्च किया था डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म, जिसका नाम रखा गया है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ।
तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, इट इज लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एंड ये इंडिया की प्रेसिडेंसी में डिसाइड किया गया था कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएंगे, ठीक है, डिजिटल हेल्थ को प्रमोट करेंगे। तो इट इज वन ऑफ द की डिलीवरेबल ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी का आउटकम है, ठीक है। तो इट विल कंसोलिडेट द एग्जिस्टिंग जो एविडेंस है उसको ये कंसोलिडेट करेगा, उसको डिजिटलाइज करेगा एंड एम्पलीफाई द रिसेंट एंड पास्ट गेन इन द ग्लोबल डिजिटल हेल्थ व्हाइल स्ट्रेंथनिंग द म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी टू एनहांस द इम्पैक्ट ऑफ द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इट विल बी ए WHO मैनेज्ड नेटवर्क होगा। तो ग्लोबल इनिशिएटिव GIDH है, दैट विल बी ए WHO मैनेज्ड नेटवर्क होगा, नेटवर्क होगा दैट विल प्रमोट द इक्विटेबल एक्सेस टू द डिजिटल हेल्थ को इक्विटेबल एक्सेस प्रोवाइड करेगा एंड इट विल अलाउ द शेयरिंग ऑफ द डिजिटल गुड्स एंड नॉलेज को शेयरिंग के लिए अलाउ करेगा। इट विल इंश्योर द इंक्लूसिविटी, इंटीग्रेशन एंड अलाइनमेंट ऑफ द हेल्थ केयर गोल बाय नॉट लिविंग एनीवन बिहाइंड, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कि WHO मैनेज करेगा, ठीक है, जिसमें से हम डिजिटल जो हेल्थ रिकॉर्ड है उनको शेयर करेंगे एंड ठीक है। नेक्स्ट इसके 4 पिलर हैं। तो GIDH के 4 पिलर हैं, कौन कौन से हैं? कंट्री नीड्स ट्रैकर, तो कंट्री को इसमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि उसमें जो डिजिटलाइज कर सके डेटा। दूसरा इसका जो पिलर है वो है कंट्री रिसोर्सेज पोर्टल, तो कंट्री का जो रिसोर्सेज पोर्टल है इसमें जो रिसोर्सेज है, कंट्री के रिसोर्सेज, हेल्थ रिलेटेड रिसोर्सेज हैं जो कि ट्रेडिशनल हेल्थ से रिलेटेड है, नॉन ट्रेडिशनल हेल्थ से रिलेटेड है, जो कि हमारे नेचुरल सिस्टम्स हैं जैसे कि यूनानी है, उसको सारा जो डेटा है उसमें इस पोर्टल में फीड कराया जाएगा। थर्ड इज ट्रांसफॉर्मेटिव टूल बॉक्स है इसका। एंड फोर्थ इसका जो पिलर है वो है कन्वीनिंग एंड नॉलेज एक्सचेंज है, ठीक है, तो इसमें नॉलेज एक्सचेंज किया जाएगा कंट्रीज के बीच में। तो इसके 4 पिलर हो गए, कंट्री नीड ट्रैकर, कंट्री रिसोर्स पोर्टल, ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स एंड कंट्री नॉलेज एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। ये मोदी जी यहाँ पे गए थे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में, ठीक है। व्हाट इज इट? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इज ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड टू शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। तो ये एक ग्लोबल लेवल पे प्लेटफॉर्म है जिसका एम क्या है, जो गवर्नमेंट है उनको शेप करना है वर्ल्ड वाइड का, ठीक है। इट इज एनुअल इवेंट होती है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, वो हर साल होता है दुबई में, ठीक है, दुबई UAE में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इट इज ऑर्गेनाइज बाय वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो इसको ऑर्गेनाइज करता है। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पे है? दुबई में है, ठीक है। तो ये शेप करेगा हाउ द फ्यूचर गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो इसकी थीम क्या थी? शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द गवर्नमेंट, इसकी थीम थी। मोदी जी यहाँ पे गए थे। नेक्स्ट है वो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके रिफॉर्म के लिए नेगोशिएशन चल रहे हैं, ठीक है। तो UN से रिलेटेड है, UNSC में रिफॉर्म से रिलेटेड है, ये इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन याद रखने हैं किससे रिलेटेड है? UNSC से, ठीक है। एंड IGN इज ए सीरीज ऑफ डिस्कशन and negotiation among the members of the United Nations which are aimed at reforming the structure and functioning of the United Nations Security Council and it is formally recognized by the United Nations General Assembly के द्वारा इसको formally recognize किया गया था 2008 में as a platform for the members to engage in discussion and negotiation regarding the reform of United Nations Security Council. However, the diplomatic impasse, तो ये जो आगे नहीं बढ़ पा रही है बातें इसमें बिकॉज मेंबर्स एग्री नहीं करते हैं, ठीक है। एंड IGN इसमें बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं, तो इसमें कौन कौन से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्वॉल्व हैं? अफ्रीकन यूनियन इसमें इन्वॉल्व है, G4 नेशन है। G4 नेशन में कौन कौन से आते हैं? इंडिया, ब्राज़ील, जापान एंड जर्मनी आते हैं G4 में। इंडिया, ब्राज़ील, जापान एंड जर्मनी है जो कि परमानेंट सीट मांग रहे हैं UNSC में। उसके अलावा यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप है, जिसको बोला जाता है कॉफी ग्रुप। यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप है और कॉफी ग्रुप है, वो बोल रहे हैं कि इन चारों को मत दो, ठीक है। G4 को वो अपोज करते हैं कॉफी ग्रुप में। फॉर एग्जांपल इसमें पाकिस्तान है, इटली है और भी कंट्रीज है, इसमें साउथ कोरिया भी है। तो थर्ड इसमें जो है वो L.69 ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज है, जिसे हम देख चुके हैं, इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अरब लीग है, उसके अलावा कैरेबियन कम्युनिटी है, तो ये सारे इसमें इसके पार्ट इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन है, उनमें ये पार्टिसिपेट करते हैं IGN इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन में। अफ्रीकन यूनियन है, G4 है, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस है, L.69 है, अरब लीग है, कैरेबियन कम्युनिटी, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो रेड सी से जब हम ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे क्या है, हाउदी रेबल ये अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया से हम यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये रेड सी में अटैक करते हैं, ठीक है। तो ये येमान में हाउदी रेबल है, तो यहाँ से कोई भी शिप पास होता है तो वहाँ पे वो पकड़ लेते हैं, उसको चोरी कर लेते हैं, ठीक है। ईरान इधर की तरफ जाते हैं, तो
तो इजराइल ने क्या है, एक नया रूट प्रपोज किया है। तो सिंस साइनिंग ऑफ द अब्राहम अक्रोड, तो इजराइल और सऊदी अरब के बीच में जो रिलेशन है वो नॉर्मल हुआ है। तो इजराइल बोल रहा है कि हम अपना सामान है सीधा यहाँ से भेजेंगे, जेबेल अली जो पोर्ट है यूएई में, जेबेल अली पोर्ट है जो कि यूएई में है, वहाँ पर भेजेंगे। फिर वहाँ से सऊदी अरेबिया से ये रेल रोड पे जाएगा, रोड में जाएगा, रोड सेक्टर से होता हुआ सामान इजराइल पहुँच जाएगा। तो न्यू ट्रेड रूट वाज प्रपोज्ड बाय इजराइल इन्वॉल्विंग दी मुंद्रा पोर्ट। तो जो हमारी मुंद्रा पोर्ट है उससे को कनेक्ट करते हुए इसको ये यहाँ से हम भेजेंगे। तो जेबेल अली पोर्ट कहाँ पे है, यूएई में लोकेटेड है जेबेल अली, एंड इट इज़ ए पार्ट ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है, ठीक है, जेबेल अली पोर्ट। तो ये जो है रेड सी का देखो, तो इधर भी यहाँ पे क्या है, बोबल मंडाब है, ठीक है, बोबल मंडाब है। एक साइड में क्या है, एक साइड में फिर अकाबा है, ठीक है, अकाबा है, और एक साइड में ये स्वेज कनाल है। यहाँ पे स्वेज कनाल है जो कि मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है रेड सी से, और यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ अकाबा। एंड ये बोबल मंडाब है वो किस किस को कनेक्ट करता है, रेड सी को कनेक्ट करता है, विद गल्फ ऑफ एडेन से कनेक्ट करता है, ठीक है। एंड कंट्रीज टचिंग दिस, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से रेड सी को कनेक्ट कर रहा है। इजिप्ट टच कर रहा है, इरिट्रिया टच कर रहा है, ठीक है, इजिप्ट है, इरिट्रिया है, उसके अलावा सूडान है, ठीक है, येमेन है। नेक्स्ट जो है NB8 न्यूज में था, नॉर्डिक बाल्टिक कॉपरेशन, जिसको बोला जाता है नॉर्डिक बाल्टिक 8 कॉपरेशन भी कहा जाता है, NB8 और नॉर्डिक बाल्टिक 8, ठीक है। तो इसमें 8 कंट्रीज हैं इसलिए इसको 8 बोला जाता है। तो नॉर्डिक बाल्टिक कॉपरेशन, तो ये भी क्या है, इंडिया का जो मीटिंग हुआ था राइसिना डायलॉग है वहाँ पे ये आया था, ठीक है। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है एंड इट वाज इनवाइटेड टू दी राइसिना डायलॉग में इसको इनवाइट किया गया था। तो इसमें क्या है, 5 नॉर्डिक कंट्रीज हैं प्लस में 3 बाल्टिक कंट्रीज हैं, तो वो सारे इसके मेंबर हैं, ठीक है। तो ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है, यानी कि ये नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट दैट एग्जिस्ट बिटवीन द डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लटीवा, लिथुनिया, नॉर्वे एंड स्वीडन। ये 8 कंट्रीज के बीच में ये एग्रीमेंट है। तो 8 मेंबर इसके पता होना चाहिए, आपको याद होने चाहिए टिप्स पे, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लटीवा, लिथुनिया, नॉर्वे एंड स्वीडन, ठीक है। तो 1992 में दिस रीजनल कोऑपरेशन फॉर्मेट ये बना था, ठीक है। एंड 2000 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, नॉर्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन फॉर्मेट कर दिया गया था। उसको NB8 भी कहा जाता है, नॉर्डिक बाल्टिक 8, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 बाल्टिक कंट्रीज हैं। कौन कौन से 3 बाल्टिक कंट्रीज हैं इसमें, लटीवा, लिथुनिया है एंड इस्टोनिया है, ठीक है। लटीवा, लिथुनिया एंड इस्टोनिया, ये 3 कंट्रीज हैं, लिथुनिया, एस्टोनिया एंड लटीवा, दीज आर द 3 बाल्टिक कंट्रीज। बाकी क्या है, 5 नॉर्डिक कंट्रीज है। कौन कौन से नॉर्डिक कंट्रीज हैं, डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, ये 5 नॉर्डिक कंट्री है, ठीक है। तो इसमें NB8 बोला जाता है। ये राइसिना डायलॉग में ये इन्वाइटेड था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है अफ्रीका क्लब। मैं पानी पी लेता हूँ, एक मिनट। अफ्रीका क्लब, तो इसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है 2024 में। इट वाज लॉन्च्ड एट 37th अफ्रीकन यूनियन की समिट हुआ था। 37th अफ्रीकन यूनियन के समिट में इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ पे हुआ था ये समिट, हुआ था अफ्रीकन यूनियन का समिट हुआ था एडिस अबाबा इन इथियोपिया। इथियोपिया के एडिस अबाबा शहर में ये समिट हुआ था। 37th अफ्रीकन यूनियन समिट 2024 में हुआ था, वहाँ पे अफ्रीकन क्लब को लॉन्च किया गया था। व्हाट इज इट, ये है क्या, इट इज बेसिकली अलायंस ऑफ अफ्रीकन मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एक अलायंस है, ठीक है, विच इज अफ्रीकन ओन्ड एंड अफ्रीकन कंट्रोल्ड है। तो अफ्रीका क्लब इज ए अलायंस ऑफ अफ्रीकन मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अफ्रीका क्लब का गोल क्या क्या है, इसके कुछ गोल्स है, टू प्रमोट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करना, एनकरेज द पॉपुलर पार्टिसिपेशन, प्रमोटिंग पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन द कॉन्टिनेंट, then accelerating the political and socio-economic integration of the continent. तो members of Africa Club हैं, they include the African Export Import Bank, Trade and Development Bank, Africa Finance Corporation, Africa Reinsurance Corporation, African Trade and Investment Development Insurance। ये इसके क्या है, members हैं।
अफ्रीका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है, ट्रेड एंड इसके जो क्या है मेंबर्स हैं ये, ठीक है। इसके अलावा अफ्रीकन मॉनेटरी यूनियन पे भी बनाने की बात चल रही है। तो इट इज़ बेसिकली अफ्रीका क्लब इज बेसिकली अलायंस ऑफ अफ्रीकन मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनकी अलायंस है ये, जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज है और अफ्रीका के इंटीग्रेशन के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट हम जनवरी पे आ जाते हैं। तो ताइवान और चाइना का इश्यूज न्यूज में था एंड ठीक है। तो पहले चाइना में क्या किसका पार्टी का रूल हुआ करता था? चाइनीज नेशनल पार्टी का रूल हुआ करता था, ठीक है। तो जिसको बोला जाता था क्योमिन टांग भी कहा जाता था। चाइनीज नेशनल पार्टी वाज आल्सो कॉल्ड एज क्योमिन टांग बोला जाता है, केएमटी, क्यू क्यू मिंग टांग, ठीक है। एंड जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हुआ था 1949 में, तब ये जो जो डायनेस्टी थी, ये जो पार्टी थी, ये चली जाती है कहाँ पे? ताइवान में भाग जाती है, ये छोड़ छाड़ के ये पार्टी ताइवान चली जाती है, जो मेनलैंड चाइना है वो छोड़ के, ठीक है। एंड फिर ये जो ताइवान की जो गवर्नमेंट है वो बोलती है कि मैं चाइना हूँ, मैं ओरिजिनल चाइना हूँ, ठीक है। एंड जो मेनलैंड चाइना अभी वाला वो ये चाइना नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या है कि धीरे धीरे मेनलैंड चाइना है वो ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और जो कंट्रीज हैं वो मेनलैंड चाइना को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं, ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनिशियली विद द सपोर्ट ऑफ द यूएस, चाइनीज काइसेंग रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो रिपब्लिक ऑफ चाइना क्या है? ताइवान को बोला जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, एंड पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इज रिपब्लिक ऑफ चाइना इज ताइवान, ठीक है। तो इसकी गवर्नमेंट है उसको इसमें रिकॉग्नाइज किया गया था, बट 1979 में यूएस ने क्या है रिकॉग्नाइज कर लिया था मेनलैंड चाइना को, ठीक है। तो उसके बाद में से इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, 15 ही कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं। इंडिया डज नॉट हैव फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद ताइवान के साथ हमारी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। एंड तो इसी के रिगार्डिंग चाइना बोलता है कि उसकी वन चाइना पॉलिसी है। चाइनीज चाइनीज इसको क्या है, इसको ताइवान को अपना हिस्सा मानते हैं, दे रिकॉग्नाइज इसका अपना पार्ट मानते हैं, ठीक है। एंड धीरे धीरे इस पे वो कब्जा करना चाहते हैं। तो हमने इसे सिल्क वार्म स्ट्रेटजी हमने देखी थी, चाइना की है वो, इसके रिगार्डिंग धीरे धीरे इस पे कंट्रोल करने की है ताइवान पे, सिल्क वार्म स्ट्रेटजी। धीरे धीरे ग्रेजुअली इस पे कंट्रोल करना है, ठीक है। वन चाइना पॉलिसी भी इसी से रिलेटेड है, वन चाइना पॉलिसी कि चाइना को एक ही रिकॉग्नाइज किया जाए, इसके साथ कोई भी कंट्री है वो रिलेशनशिप नहीं रखेगा ताइवान के साथ, चाइना ऐसा बोलता है। नेक्स्ट है फोर्थ नेशनल इलेक्शन ऑफ भूटान। भूटान में नेशनल इलेक्शन हुए थे 2008 में। भूटान में क्या है, डेमोक्रेसी आ जाती है, तो बेसिकली मोनार्की है भूटान, ठीक है। यहाँ पे चौथी बार इलेक्शन हुए हैं। किंग ऑफ भूटान इज हेड ऑफ द स्टेट है वहाँ का, एंड प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। मोनार्की है तो हेड ऑफ गवर्नमेंट इज दिस एंड हेड ऑफ द स्टेट इज किंग ऑफ भूटान। तो भूटान में एक पार्लियामेंट भी है जिसमें जिसका पार्ट है किंग ऑफ भूटान, भूटान की पार्लियामेंट का पार्ट है। उसके अलावा नेशनल काउंसिल है, उसका अपर हाउस है, एंड नेशनल असेंबली है, लोअर हाउस है, ठीक है। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की अभी वहां पे सरकार है। इसके अलावा बांग्लादेश में शेख हसीना इलेक्शन हुए थे, तो वहां पे शेख हसीना चौथी बार जीती थी, ठीक है। शेख हसीना की पार्टी कौन सी है? अवामी लीग पार्टी है, ठीक है। एंड बांग्लादेश की जो लेजिस्लेचर बॉडी है वो यूनिकैमरल है, यानी कि उसका एक ही हाउस है, यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव बॉडी है, एंड जिसका नाम क्या है? जतिया सांसद। जतिया सांसद क्या है? ये बांग्लादेश की पार्लियामेंट है, जतिया सांसद, ठीक है। जिसमें 350 मेंबर्स हैं, इसमें क्या है 50 वुमेन मेंबर को भी रिजर्वेशन भी दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज विजिट ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट टू इंडिया। तो फ्रेंच का प्रेसिडेंट थे वो, उनको 26 जनवरी पे वो हमारे क्या है गेस्ट थे, चीफ गेस्ट थे, ठीक है। तो वो भारत आए थे, तो बायलेटरल इनकी टॉक भी हुई थी। तब एयरबस और टाटा के बीच में एक डील साइन की गई थी, जिसके अनुसार क्या है H-125 जो हेलीकॉप्टर है वो भारत में बनाया जाएगा टाटा के द्वारा। तो ये H-125 है वो हेलीकॉप्टर है वो एयरबस का है, वो भारत में बनाया जाएगा टाटा के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच में क्या है यंग प्रोफेशनल स्कीम भी चलती है। यंग प्रोफेशनल स्कीम के अंडर क्या है एक्सचेंज ऑफ इंडिविजुअल अलाउ किया जाता है बिटवीन 18 टू 35 ईयर ऑफ एज। 18 से 35 साल के लोगों को इसमें एक्सचेंज किया जा सकता है। वो मास्टर करने जाते हैं तो उनको 5 साल का वीज़ा दिया जाता है। तो इट इज़ एक्सचेंज ऑफ इंडिविजुअल बिटवीन 18 टू 35 ईयर ऑफ एज। एक्सटेंशन ऑफ वीज़ा वैलिडिटी टू 5 ईयर्स फॉर द शेंजन एरिया। शेंजन वीज़ा फॉर इंडियन स्टूडेंट्स परस्यूइंग द मास्टर डिग्री इन फ्रांस। तो वो 5 साल तक वहाँ पे शेंजन एरिया में घूम सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा
इंडिया और फ्रांस ने क्या है 2026 को 2026 वाज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ रिलेशनशिप। 2026 इसके दौरान क्या है इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन को रिकॉग्नाइज किया गया है, इनोवेशन का ईयर इंडिया और फ्रांस के बीच में। इसके अलावा यहाँ पे यूपीआई लॉन्च कर दिया है हमने फ्रांस में। इसके अलावा एक सोलर एकेडमी बनाई जाएगी सेनेगल में अंडर दी स्टार सी प्रोग्राम। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है हमारी, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो हमने क्या है पेरिस एग्रीमेंट के दौरान 2015 में इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो वहां पे फ्रांस के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इसका एक प्रोग्राम है स्टार सी प्रोग्राम। तो आईएसए का एक प्रोग्राम है स्टार सी प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है स्टार सी प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल अलायंस। इसके अंदर हम क्या है सोलर एकेडमी एस्टेब्लिश करेंगे सेनेगल में। ठीक है, सेनेगल में स्टार सी प्रोग्राम एम टू बूस्ट द सोलर पावर इकोसिस्टम इन द पुअरेस्ट कंट्री। तो पुअरेस्ट कंट्रीज में क्या है ये हेल्प करता है उनको इकोसिस्टम को पावर सोलर पावर को नेटवर्क को लगाने में। दिस इनिशिएटिव इज रन बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन द पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये जो स्टार सी प्रोग्राम हम चला रहे हैं, आईएसए चला रही है बेसिकली, आईएसए इसको चला रही है स्टार सी प्रोग्राम को विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड इसके अलावा अभी यहाँ पे अनाउंस किया गया था कि इंडियन काउंसलेट है वो ओपन की जाएगी मरसाइले में, और फ्रांस का जो फ्रांस ब्यूरो डी ओपन किया जाएगा हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट है जो इंडिया और यूएस रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो दोनों देशों के बीच में एक ट्रेड पॉलिसी फोरम है। इंडिया और यूएस के बीच में, इंडिया यूएस के बीच में एक ट्रेड पॉलिसी फोरम है जिसका नाम बोलते हैं ट्रेड पॉलिसी फोरम बोलते हैं। ये अभी इसकी मीटिंग हुई थी। तो इट इज अ बायलैटरल प्लेटफॉर्म बिटवीन बोथ द कंट्री इंडिया एंड यूएसए। वहां पे ट्रेड रिलेटेड डिस्कशन होते हैं। ट्रेड पॉलिसी फोरम कौन सी कंट्री के साथ है हमारा? यूएसए के साथ है। ठीक है, एंड तो अब जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस क्या है? जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस क्या है? इट इज बेसिकली यूएस का ट्रेड प्रेफरेंस प्रोग्राम है। इट इज द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट ट्रेड प्रेफरेंस प्रोग्राम designed to promote the economic development by allowing the duty-free entry for thousands of the project from the designated beneficiary country। ठीक है, तो ये एक बेसिकली एक प्रेफरेंस प्रोग्राम है यूएसए का, जिसमें क्या है कि इन जिस भी कंट्री को इसने असेस दे रखा है, इसका स्टेटस दे रखा है, जनरलाइज जीएसपी का स्टेटस है, जीएसपी का स्टेटस दे रखा है, उसमें क्या है उसे जो आने वाला इंपोर्ट है तो उस पर कम ड्यूटी लगाई जाएगी। इट वॉज बेसिकली टू इंक्रीज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये भारत से स्टेटस 2019 में छीन लिया गया था जीएसपी का ट्रम्प के द्वारा। ठीक है, तो इसको हम दोबारा डिमांड कर रहे हैं जीएसपी के स्टेटस को, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस को, ताकि हम पे क्या कम ड्यूटी लगे, ताकि हमारा और एक्सपोर्ट हो यूएसए को। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया एंड सऊदी अरेबिया ने हज एग्रीमेंट हर साल हम साइन करते हैं। तो ये हज एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया सऊदी अरेबिया में। तो न्यू दिल्ली को 1,75,025 है हम हज पिलग्रिमेज है उनको भेज पाएंगे। ठीक है, 2024 के लिए हम इतने हज यात्रियों को वहां पे भेज सकते हैं सऊदी अरेबिया में। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है इंडिया म्यांमार बॉर्डर टू बी फेंस सून। तो होम मिनिस्टर ने बोला था कि इस पे हम क्या है अभी इसको फेंस करेंगे इस पे। ठीक है, तो इंडिया और म्यांमार के बीच में 1643 किलोमीटर की बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर है, जिसमें से केवल 10 किलोमीटर पे क्या है फेंसिंग है। ठीक है, एंड ये इंडिया और म्यांमार की जो बॉर्डर है किस किस को टच करती है? ये म्यांमार है। ठीक है, तो इसकी बॉर्डर कहाँ कहाँ टच करती है? ऊपर देखो तो अरुणाचल से टच करेगी, अरुणाचल है। ठीक है, मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, चारों से टच करती है। ठीक है, एंड ये यहाँ पे म्यांमार है, ये नागालैंड हुआ, मणिपुर, मिजोरम, ये इनसे टच करती है। कितनी बाउंड्री है? 1643 किलोमीटर की ये बाउंड्री है। ठीक है, तो फ्री मूवमेंट रेजिम में है इंडिया और किसके बीच में? म्यांमार के बीच में फ्री मूवमेंट रेजिम में साइन हुआ था 2018 में। ठीक है, उसके अनुसार क्या है इस बाउंड्री के लॉन्ग, इसके बाउंड्री का लॉन्ग क्या है? यहाँ पे ट्राइबल पीपल रहते हैं। ठीक है, तो इस बाउंड्री का लॉन्ग क्या है? 16 किलोमीटर दोनों साइड में क्या है ये फ्री मूवमेंट अलाउ किया गया था, वीजा फ्री ट्रेवल अलाउ किया गया था। 16 किलोमीटर अलॉन्ग द बोथ द साइड ऑफ द बाउंड्री ट्रेवल कर सकते थे। ठीक है, ट्राइबल्स। ठीक है, तो जो ट्राइबल पीपल है वो हिस्टोरिकली क्या है दोनों देशों में रह रहे हैं, उनके क्या है ये ट्रेवल कर सकते थे, एक दूसरे के साथ यहाँ पे जा सकते थे। ठीक है, तो उसके लिए 16 किलोमीटर की ये इनको बीच में ये एरिया दिया गया था, जिसको बोला गया था फ्री मूवमेंट रेजिम में। ठीक है, एंड इसमें ये साल में एक पास लेना हुआ करता था, एक साल में इसको पास लेना होता है। एंड ये इसके कारण क्या है अभी इसका गलत यूज किया जा रहा था, तो वहाँ पे ये जो मिजोरम में वायलेंस हो रहे थे, मणिपुर में वायलेंस हो रहे थे, उसके कारण हो रहे थे। नेक्स्ट है
UNRWA, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो इट इज यूनाइटेड नेशन रिलीफ फॉर वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी इन द नियर ईस्ट। तो ठीक है, ये गाजा में ऑपरेट कर रही है, गाजा से। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट है डेवोस मीटिंग 2024। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग होती है वो कहाँ पे होती है? डेवोस में होती है। उसको डेवोस मीटिंग या फिर डेवोस एजेंडा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके 2024 की जो मीटिंग हुई थी उसकी थीम क्या थी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2024 की मीटिंग की थीम थी रीबिल्डिंग द ट्रस्ट। ठीक है, वहां पे भारत ने ये लॉन्च किया था। भारत ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी, इसको लॉन्च किया गया था। ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी, भारत ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ इसको मिलकर इसको लॉन्च किया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अलायंस इज टू ब्रिंग टुगेदर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, नॉलेज शेयरिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन दी आइडेंटिफाइड एरिया ऑफ वुमेन हेल्थ, वुमेन एजुकेशन एंड एंटरप्राइज। तो इसमें हम जेंडर इक्विटी को बढ़ावा देंगे। ठीक है, एंड उसमें जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको शेयर करेंगे। इट इज सपोर्टेड बाय दी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इसको सपोर्ट कर रहा है। दिस अलायंस विल बी हाउस्ड, ये इसका जो अलायंस है वो कहाँ पे होगी? इट विल बी हाउस्ड एंड एंकर्ड बाय दी CII सेंटर ऑफ वुमेन लीडरशिप। जो सेंटर CII का जो सेंटर ऑफ वुमेन लीडरशिप है उसके द्वारा इसको हाउस किया जाएगा। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज बिकम द नेटवर्क पार्टनर बना है इसका। एंड इन्वेस्ट इंडिया इसका क्या है? इंस्टीट्यूशनल पार्टनर बना है। तो इस अलायंस का ग्लोबल गुड अलायंस जो कि भारत के द्वारा लॉन्च की गई है ऑन जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी, उसका जो नेटवर्क पार्टनर है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इन्वेस्ट इंडिया है वो इसका इंस्टीट्यूशनल पार्टनर होगा। ठीक है, एंड इसको G20 की मीटिंग के दौरान एग्री हुआ था। ठीक है, इसका ओरिजिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1971 में बाय द जर्मन इंजीनियर एंड इकोनॉमिस्ट क्लॉस श्वाब के द्वारा इसको बनाया गया था। इसका कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है, परंतु ये वर्ल्ड के लीडर को एक साथ लाता है और उस पर डिस्कशन वगैरह करता है ये। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए है। एंड इसका हेडक्वार्टर है वो कोलगनी जिनेवा में स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट, ये बहुत सारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो रिपोर्ट पब्लिश करता है, अर्थ आवर वगैरह भी चीज़ें ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, इसके अलावा ये ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट पब्लिश करता है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट पब्लिश करता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पब्लिश करता है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट पब्लिश करता है, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट पब्लिश करता है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है, ये ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो इसकी रिपोर्ट है कौन कौन सी है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 30th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी WTO की। 13th जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी WTO की, कहाँ पे हुई थी? अबू धाबी में हुई थी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? कोमोरोस एंड तिमोर लिस्टे हैं, इसके 2 नए मेंबर बन गए हैं। तो WTO के 2 नए मेंबर बने हैं, कौन कौन से? कोमोरोस एंड तिमोर लिस्टे। तो कोमोरोस बन गया 165th मेंबर एंड 166वां 166th मेंबर है वो तिमोर लिस्टे हैं। तो इसमें कितने कंट्री हो गए? WTO में 166 कंट्रीज बन गए हैं अभी इसके मेंबर। एंड इसको चेयर किया गया था डॉक्टर थानी बिन अहमद, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट और फॉरेन अफेयर्स हैं UAE के। ठीक है, तो ये मीटिंग हुई थी कहाँ पे हुई थी? WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 13 है वो शुरू की गई है UAE में। ठीक है, UAE के अबू धाबी में। तो WTO के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसको डिटेल में मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है WTO पे, वो आप कवर कर सकते हो इकोनॉमी वाले सेक्शन में। एंड WTO की हाईएस्ट जो बॉडी है वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, और मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के नीचे एक जनरल काउंसिल होती है। तो जनरल काउंसिल है वो मीट करती है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की तरह मीट करती है। जनरल काउंसिल ही डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की तरह मीट करती है। एंड इट इज आल्सो जनरल काउंसिल है वो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी की तरह भी मीट करती है। ठीक है, जनरल काउंसिल के नीचे क्या है? 4 इसने बॉडी बनाई हुई है। द कमेटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, फिर एक गुड्स काउंसिल है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल है, एक सर्विस काउंसिल है। WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी न्यूज में थी। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वो डायस्फंक्शनल हो गई है, वो काम नहीं कर रही है। जनरल काउंसिल है वो मीट करती है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की तरह मीट करती है टू डील विद द डिस्प्यूट बिटवीन द WTO मेंबर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो ये मीट करती है। Such dispute may arise with respect to any agreement contained in the final act of the Uruguay round। ठीक है, तो किसी भी मैटर से रिलेटेड हो सकता है, ये सब्सिडीज से रिलेटेड हो सकता है या फिर टेरिफ से रिलेटेड हो सकता है। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसकी हैज अथॉरिटी, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी हैज अथॉरिटी टू एस्टेब्लिश द डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल बनाने की अथॉरिटी है इसके पास में। रेफर द मैटर टू आर्बिट्रेशन, अडॉप्ट पैनल, अपलेट बॉडी, आर्बिट्रेशन रिपोर्ट, मेंटेन सर्विलेंस
over the implementation of recommendation and ruling contained in such report, authorize the suspension of the consensus of event in the non compliance. ठीक है, उसके अलावा ओनली द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी हैज अथॉरिटी टू मेक द डिसीजन। तो ये इससे जो रिलेटेड डिसीजन है वो क्या है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ही कर सकती है। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसमें एक कोरम होता है, ठीक है। एंड तो अभी यूएस से उसमें जो मेंबर्स है उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसको ब्लॉक कर रहा था, जिसके कारण क्या है इसका ये डाइसफंक्शनल बन गई है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है इंडिया पाकिस्तान एंड न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, न्यूक्लियर लिस्ट है वो एक्सचेंज होती रहती है, और एक दूसरे के कंट्री के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हम अटैक नहीं करेंगे, ऐसा एग्रीमेंट साइन हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो देयर इज ए प्रोविजन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटी, ये एग्रीमेंट हुआ था, साइन हुआ था 1988 में, फिर 1991 में फोर्स में आता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है इंडिया इज कंसिडरिंग प्रपोजल टू कनेक्ट, बांग्लादेश का एक माटरबारी पोर्ट है, मातरबारी या माटरबारी पोर्ट है, उसको हम प्रपोजल टू कनेक्ट दिस नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कनेक्ट करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो याद रखना है कि मातरबारी पोर्ट कहाँ पे है, बांग्लादेश में है, ठीक है, लोकेशन पता होना चाहिए, बांग्लादेश में है ये। नेक्स्ट है पीएम ने इनॉग्रेट किया था सबरूम लैंड पोर्ट इन त्रिपुरा में, इसको इनोग्रेट किया गया था। सबरूम कहाँ पे है, लैंड पोर्ट है ये, त्रिपुरा में है। सबरूम इज लोकेटेड ऑन इंडियन साइड में है, त्रिपुरा में इसको कनेक्ट किया गया है बांग्लादेश से, ठीक है। तो सबरूम को ये बांग्लादेश का जो है फेनी ब्रिज है, फेनी रिवर पे मैत्री ब्रिज है, फेनी पे कौन सा ब्रिज है, मैत्री ब्रिज है, वहां से ये सबरूम टाउन है वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये फेनी से कनेक्टेड है। उसके अलावा फिर ये इसको प्रोवाइड करता है एसेस टू द पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जेटको। तो ज्वाइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी है वो किस किस के बीच में है, इंडिया और डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में ये कमेटी बनाई गई है, ज्वाइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी, जो कि ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए किस ज्वाइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी है भारत और डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है ओकस है, ओकस 2021। तो ये 2021 में ओकस बना था, ऑस्ट्रेलिया यूके एंड यूएसए, ठीक है। तो ए से ऑस्ट्रेलिया है, फिर यूके है एंड यूएसए है, ठीक है। एंड तो इसके 4 मेंबर हो गए, 3 मेंबर हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यूके एंड यूएसए आर मेंबर। दे हैव फॉर्म्ड ए सिग्निफिकेंट ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाई गई थी फॉर इंडो पैसिफिक के लिए। ये तीनों हैं वो कोऑपरेट करेंगे इंडो पैसिफिक में, ठीक है। इट एम्स फॉर द कलेक्टिव इंडस्ट्रियल बेस कैपेसिटी एंड स्टिमुलेट द इकोनॉमिक ग्रोथ विद द डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी सेक्टर में इसको बढ़ावा देना है, ठीक है। इट अलाउज फॉर द ट्रांसफर ऑफ द यूएस न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी टू ऑस्ट्रेलिया aimed at bolstering the Indo-Pacific strategic positioning and serve as a countermeasure to China's growing assertiveness in the South China Sea। तो काउंटर करना है चाइना को इन दी साउथ चाइना सी। इसमें क्या है, यूएस और यूके अपनी क्या है सबमरीन बेच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। यूएस की सबमरीन है वो न्यूक्लियर सबमरीन है वो उसको दी जाएगी ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। नेक्स्ट है, ये एक सिप्री ने रिपोर्ट पब्लिश करता है हर साल, तो इसमें ट्रेंड पब्लिश किया जाता है सिप्री के द्वारा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको पब्लिश करता है, ग्लोबल ट्रेंड्स इन आर्म्स, ठीक है। तो ग्लोबल आर्म ट्रेड इस ट्रेंड, ठीक है। तो इसमें बताता है टॉप 5 एक्सपोर्ट इंपोर्टर बताए हुए हैं, इंडिया इज लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, ठीक है। अभी करंटली क्या है, इंडिया लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है। एंड इसमें जो डेटा दिया गया था लास्ट 3-4 साल का डेटा है, ये 2021 तक का डेटा था। इंडिया है, इंडिया के बाद में सऊदी अरेबिया है, फिर कतर है, फिर यूक्रेन है, 5वें नंबर पे पाकिस्तान है, ठीक है। हम सबसे ज़्यादा हथियार इंपोर्ट करते हैं इंडिया, फिर 5वें पे पाकिस्तान है, ठीक है, दूसरे पे सऊदी अरब है। इसके द्वारा एक्सपोर्टर कौन है हथियारों का, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इज यूएसए है, दूसरे नंबर पे फ्रांस है, तीसरे पे रशिया है, थर्ड पे रशिया, ठीक है। एंड भारत का जो कहाँ से हम आर्म्स इंपोर्ट करते हैं, हमारा जो 45% आर्म है वो रशिया से आते हैं, ठीक है। पहले 60% थे, वो घट के कितने रह गए हैं, डिक्रीज हुआ है रशिया से हमारा इंपोर्ट, तो वो 60 से 45% रह गया है, ठीक है। तो अभी भी क्या है, रशिया से ही है सबसे ज़्यादा, ठीक है। दूसरे नंबर पे फ्रांस है 28%, तीसरे नंबर पे यूएसए है 11%, चौथे पे इजराइल है, ठीक है। साउथ कोरिया से भी है, ठीक है, 5वें पे साउथ कोरिया है, ठीक है। तो हमारा जो सबसे ज्यादा हथियार है वो रशिया से आता है। नेक्स्ट इज एजेंडा 2063। तो द अफ्रीका वी वांट, इट इज ए अफ्रीका का ब्लूप्रिंट है एंड मास्टर प्लान टू ट्रांसपोर्ट इट इन ए ग्लोबल पावर हाउस। तो एजेंडा 23 इज रिलेटेड विद अफ्रीका से रिलेटेड है, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, वो क्या है, स्वीडन हैज ज्वाइन द नेटो। तो स्वीडन को क्लियर कर दिया गया नेटो के लिए। अभी नेटो के 32 मेंबर हो जाएंगे, ठीक है। एंड जो नेटो में मेंबर होते हैं वो कंसेंसस से ज्वाइन करते हैं। तो इसको किसी कंट्री ने, हंगरी ने इसको ब्लॉक कर रखा था कि वो अलाउ नहीं कर रहा था, अभी अलाउ कर दिया है, ठीक है। तो नेटो में कोई भी मेंबर ऐड होता है तो वो कंसेंसस के द्वारा होता है। तो नेटो का हमने 31वां मेंबर हमने देखे थे, फिनलैंड है, 31वां फिनलैंड है, और 32वां मेंबर कौन सा हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा, ठीक है। नेटो वाज एस्टेब्लिश इन 1949, ठीक है। इसके अलावा हम क्या देख चुके हैं, लास्ट लेक्चर में सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेटो के मेंबर इसमें दिए हुए हैं सारे, ही आप देख सकते हो मैप से। नेक्स्ट G77 का अभी थर्ड समिट हुआ था। तो दिस थर्ड साउथ समिट, इसका G77 का थर्ड साउथ समिट है। G77 बेसिकली एक डेवलपिंग कंट्री का ग्रुप है, एंड जिसका थर्ड साउथ समिट हुआ था कंपाला इन युगांडा। कंपाला युगांडा में इसका समिट हुआ था। इसकी थीम थी लिविंग नो वन बिहाइंड। नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ G77। Group of G77, it is basically largest intergovernmental organization of the developing countries in the United Nations। तो ये यूनाइटेड नेशन में है, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्री के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था G77 में। G77 वाज एस्टेब्लिश इन 1964 इन जेनेवा बाय साइनिंग ए ज्वाइंट डिक्लेरेशन एट द फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसका जो यूएन सिटाड का फर्स्ट सेशन हुआ था वहां पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था जेनेवा में। एंड इट इज गाइडेड बाय G77 इज गाइडेड बाय चार्टर ऑफ अल्जायर्स के द्वारा गाइड होता है, विच वाज अडॉप्टेड इन 1967। तो चार्टर ऑफ अल्जायर्स याद रखना है, चार्टर ऑफ अल्जायर्स इज रिलेटेड विद G77 से रिलेटेड है। एंड G77 में 134 मेंबर हैं। तो करंटली अभी इसमें कितने मेंबर हैं, 134 मेंबर हैं, ठीक है। तो नाम 77 है, तो इसके नाम में 77 आता है, परंतु इनिशियली 77 कंट्रीज थे, बाद में बढ़ के कितने हो गए, वो 134 कंट्री हो गए, परंतु ये ग्रुप ऑफ 77 ही कहा जाता है इसको, ठीक है। चाइना इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। चाइना इज नॉट अ पार्ट ऑफ G77 का पार्ट नहीं है, परंतु चाइना एक डेवलपिंग कंट्री है, तो चाइना इसलिए इसको चाइना के साथ इंक्लूड कर लिया जाता है, तब इसको बोला जाता है चाइना एंड G77। चाइना इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, एंड सो दिस ग्रुप इज ऑफन कॉल्ड एज G77 एंड चाइना। जब चाइना के साथ मीटिंग होती है तब इसको G77 एंड चाइना बोलते हैं। जो G77 की सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है उसको साउथ समिट है। तो इसकी जो है सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है G77 की, कौन सी है, साउथ समिट। याद रखना है, साउथ समिट इज रिलेटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन G77 से। तो G77 मीट एनुअली एट यूनाइटेड नेशन पे मिल करता है, न्यूयॉर्क में ये मिल करता है, ठीक है। तो इंडिया वाज द फर्स्ट नेशन टू प्रेसिडाइज ओवर द G77 इन न्यूयॉर्क में हमने प्रेसिडाइज किया था पहली बार, ठीक है। ये 1964 में बना था जेनेवा में यूनाइटेड के सेशन के दौरान इट इज गाइडेड बाय द चार्टर ऑफ अल्जायर्स एंड 134 इसमें मेंबर हैं। चाइना इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट G33 इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट इन एग्रीकल्चर। तो ये WTO से रिलेटेड है, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज फ्रेंड ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट इन एग्रीकल्चर इज ए कोलिएशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज फॉर्म प्रायर टू 2003 कोंकण मिनिस्ट्रियल समिट हुआ था, उससे पहले ये बन गई थी। तो इट इज रिलेटेड विद WTO G33, ठीक है। इट इज फ्रेंड ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट इन एग्रीकल्चर एंड इट करंटली कंसिस्ट ऑफ 47 मेंबर्स। इसके पार्ट हैं G33 में कितने हैं, 47 मेंबर हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना इसका पार्ट है, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, पाकिस्तान भी पार्ट है, नाइजीरिया, फिलीपींस, टर्की, तंजानिया, साउथ कोरिया। तो फ्रेंड ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट इन एग्रीकल्चर और G33 जिसमें इंडिया पार्ट है, 47 इसका कंट्रीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सांग्रीला डायलॉग है, ये सिंगापुर के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे कि हमारे डायसन डायलॉग है, उसी तरह से सांग्रीला डायलॉग सिंगापुर के हैं। उसके अलावा म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है एक। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन इट इज बेसिकली ए इंटरनेशनल इकोनॉमिक यूनियन एंड फ्री ट्रेड जोन स्पेनिंग along the central and northern Asia and eastern यूरोप, ठीक है। तो EAU इट इज तो इसकी एक सुप्रीम यूरेशियन इकोनॉमिक काउंसिल होती है जो कि इसकी गवर्निंग बॉडी भी होती है, इसमें हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं। तो इसकी जो सुप्रीम यूरेशियन इकोनॉमिक काउंसिल है, इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जिसको क्या बोला जाता है, यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन कहा जाता है। तो यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन इज इट्स एग्जीक्यूटिव बॉडी। यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, दैट इज सिमिलर टू द यूरोपियन कमीशन, ठीक है। इसके मेंबर आपको याद होने चाहिए, इसके 5 मेंबर हैं।
कितने, 3 तो 5, 5 मेंबर हैं, ठीक है। रशिया, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। तो रशिया, बेलारूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान, इसके 5 मेंबर हो गए, ठीक है। एंड इसमें कौन कौन से कंट्री आ जाएंगे फिर, ये यूरेशियन कंट्री आ जाएंगे ना। 2 सेंट्रल एशियन कंट्री है, कौन कौन से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। उसके अलावा ये यूरोपियन कंट्री बेलारूस है, आर्मेनिया है एंड रशिया है, ठीक है। यूरोपियन कंट्री भी है, बेलारूस, आर्मेनिया एंड यूरोप, ये रशिया, ठीक है। तो 5 कंट्री कौन से हो गए, आप इसको याद रख। ट्रिक कैसे है, अकबर, इसको बोल सकते हैं अकबर। इसके जो मेंबर हैं वो है, क्या है, अकबर है। इसमें 2 के आ रहे हैं, अकबर में 2 के, ठीक है। आर्मेनिया, अकबर में आर्मेनिया है, आर्मेनिया। बी से बेलारूस है, ठीक है, बी से बेलारूस। देन के से कजाकिस्तान, के से किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड रशिया, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है कि इसके मेंबर याद होने की, इसकी जो अकबर है, ठीक है। तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है वो अकबर के द्वारा बनाई गई है, याद रख सकते हो, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, ठीक है। मेंबर आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया। एंड इसकी कोई अपनी करेंसी नहीं है, लाइक द ईयू की तरह इसकी अपनी करेंसी नहीं है। इट डज नॉट शेयर ए कॉमन करेंसी, ठीक है। नेक्स्ट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ए इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है इन यूरेशिया में, ठीक है। इट वाज एस्टेब्लिश इन 2002 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। एंड इट इज ए कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी, जिसमें से आर्मेनिया अभी बाहर सस्पेंड कर दिया गया अपना ऑपरेशन आर्मेनिया के द्वारा। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी इसकी साइन की गई थी 1992 में, ठीक है। 1992 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में इसकी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी साइन की गई थी। एंड इट कम इनटू फोर्स इन 2002 में, ये फोर्स में आता है। एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है यूरेशिया की। इसमें 6 मेंबर हैं, ठीक है। इसमें 6 मेंबर हैं, इसको याद रखो, कैसे याद रखोगे, अकबर के सिर पे ताज है, ठीक है। अकबर है, अकबर के सिर पे क्या है, ताज है, ठीक है। तो अकबर है, राजा है, तो अकबर के सिर पे क्या है, ताज होगा, ठीक है। तो अकबर में कौन कौन से हो जाएंगे, अकबर आर्मेनिया, के से कजाकिस्तान, के से किर्गिस्तान, बी से बेलारूस, देन आर से रशिया एंड एक नया मेंबर ऐड हो गया तजाकिस्तान। अकबर के सिर पे ताज, ठीक है। तो इट एम्स टू स्ट्रेंथन द रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड टू मेंटेन द पीस इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द मेंबर कंट्रीज, ठीक है। 2002 में ये बना था। नेक्स्ट इज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। तो ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, उसकी एक असेंबली होती है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि जो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उनके लिए स्टैंडर्ड्स बनाने का काम करती है। इसकी जो 2024 की मीटिंग हुई थी वो न्यू दिल्ली में हुई है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो इट विल सेट द एजेंडा फॉर द अपकमिंग ITU स्टडी पीरियड एंड इट हैज़ बिन कन्वीन्ड एवरी 4 साल बाद ये कन्वीन जो होती है, ये जो असेंबली है ये 4 साल बाद होती है। एंड ये इंडिया में अभी कन्वीन हुई थी, इसलिए ये न्यूज़ में था, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। एंड ये स्टैंडर्ड बनाएगी फॉर ICT टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए। कितने साल बाद होती है, 4 साल बाद, ठीक है। किस रिलेटेड है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन से, ठीक है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन क्या है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इज द ओल्डेस्ट एजेंसी ऑफ द यूएन फैमिली की ओल्डेस्ट एजेंसी है। इट वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग 1865 में टेलीग्राफ एक्ट आया था, तब एडवांस हुआ था, तब इसको क्रिएट किया गया था। एंड इट्स एरिया ऑफ वर्क क्या है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के, इट प्रोवाइड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी इन कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड इट एलोकेट ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम को एलोकेट करती है, सैटेलाइट ऑर्बिट्स को। इट डेवलप द टेक्निकल स्टैंडर्ड, इंप्रूव एसेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी को ये एसेस प्रोवाइड करती है, इंप्रूव करती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी इन कम्युनिकेशन, देन ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम को अलोकेट करती है, रेडियो और सैटेलाइट ऑर्बिट को अलोकेट करती है, डेवलप द टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इसके 193 मेंबर्स हैं, 193 मेंबर्स हैं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये रिपोर्ट पब्लिश करती है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट है वो इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स ITU के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसकी असेंबली होती है, ठीक है। इसके अभी असेंबली बात की थी, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड असेंबली इसी के अंडर में काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट आई थी, किसके द्वारा, अंकटाड के द्वारा आई थी, ये रिपोर्ट इसके द्वारा रिलीज की गई थी। नेक्स्ट, इंडिया हैज सबमिटेड एन एप्लीकेशन टू इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी सीकिंग द परमिशन टू एक्सप्लोर द अफानासाई निकोटीन सी माउंट। ये एक ANC माउंट है, ये एक रीजन है, सी माउंट है इंडियन ओशन में, ठीक है। दिस इज लोकेटेड इन इंडियन ओशन। अफानेसी निकोटीन सी माउंट इज लोकेटेड इन, सी माउंट क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है, आइलैंड टाइप होता है, ठीक है।
दिस रीजन इज लोकेटेड इन इंडियन ओशन। तो ये भारत के जो कोस्ट है वहाँ से लगभग 3000 किलोमीटर ये दूर है, इंडियन ओशन रीजन में ये लोकेटेड है। एंड यहाँ से क्या है, हम जो रिजर्व वगैरह निकालना चाहते हैं, इसके लिए हमने एक एप्लीकेशन दी है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है वो ऑपरेट करती है अंडर यूएन क्लोज के अंदर। यूएन क्लोज 1982 में आया था, ठीक है, 1982 में। आईसीस ट्रीटी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ये बनी थी 1994 में, अंडर यूएन सी क्लॉज के अंदर बनी थी। इट एम टू रेगुलेट दी माइनिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटी इन इंटरनेशनल सीबेड बियॉन्ड द नेशनल जुरिडिक्शन। तो हाई सीज एरिया में ये रेगुलेट करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, किंगस्टन जमैका में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का हेडक्वार्टर है। उसके अलावा यूएन क्लोज के अंदर एक और बॉडी है, यूएन क्लोज के अंदर एक और बॉडी, क्या नाम है, कमीशन ऑन लिमिट ऑन इंटर देयर इज ए कमीशन ऑन लिमिट ऑफ कॉन्टिनेंटल सेल्फ। तो ये डिटरमाइन करता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ की कंट्रीज की क्या लिमिट होगी। तो जो कमीशन है ऑन द लिमिट ऑफ कॉन्टिनेंटल सेल्फ, इट एम टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ सी को ये इंप्लीमेंट करता है रिगार्डिंग एस्टेब्लिशिंग द आउटर लिमिट ऑफ द कॉन्टिनेंटल सेल्फ। कंट्रीज की जो आउटर लिमिट क्या होगी। इट डिफाइन द आउटर बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन इंद्रावती हमने चलाया था, ठीक है, टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम हैती। तो हैती में कॉप हो गया था, कॉप यानी कि जो मिलिट्री कॉप हुआ था, COUP कूप। तो वहां से निकालने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन इंद्रावती चलाया है, ठीक है। उसके अलावा ऑपरेशन कावेरी है, हमने कहाँ से चलाया था, सूडान से निकालने के लिए चलाया था ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन गंगा कहाँ से निकाला था, ऑपरेशन गंगा देर इज, ये लोकेट बताओगे मेरे को कहाँ से चलाया हमने। इसके अलावा बहुत सारे और ऑपरेशन भी हैं। तो हैती इज लोकेटेड ऑन आइलैंड ऑफ हिस्पेनियोला। तो हैती एंड डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये दोनों क्या है, ये लोकेटेड है आइलैंड ऑफ हिस्पेनियोला के आइलैंड पे लोकेटेड है, जिसमें से 1/3 एरिया है वो हैती के पास में है, 2/3 एरिया डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ में है। इसके साथ डोमिनिकन रिपब्लिक ने हमें भी क्या है, जेट को साइन की है, ज्वाइंट इकोनॉमिक ट्रेड कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमने जेट को बनाया था ना इसके साथ में। तो ये यहाँ पे लाई करती है कैरेबियन कम्युनिटी के पास में, क्यूबा के पास में, यहाँ पे क्यूबा है। नेक्स्ट इज वेइमार ट्रायंगल। तो वेइमार ट्रायंगल में 3 कंट्रीज आते हैं, जर्मनी, पोलैंड एंड फ्रांस। याद रखो कि GPF या फिर जो, तो इसमें जर्मनी, पोलैंड एंड फ्रांस 3 कंट्री पार्ट है वेइमार ट्रायंगल के। वेइमार इज ए सिटी इन जर्मनी में सिटीज था, ठीक है। इट एम टू फोस्टर द शेयर्ड विजन ऑफ यूरोप एंड स्ट्रेंथन द सोसाइटल बॉन्ड अमॉन्ग द 3 मेंबर कंट्री। इसको 1991 में बनाया गया था, ठीक है, वेइमार ट्रायंगल। ये 3 कंट्री को बोला जाता है, जर्मनी, पोलैंड एंड फ्रांस को। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। इट इज US लेड मल्टीनेशनल सिक्योरिटी मिशन टू एंश्योर सेफ ट्रांजिट थ्रू दी रेड सी रीजन। तो रेड सी रीजन है, लाल सागर है, उसमें इसको चलाया गया था US के द्वारा, ठीक है, जहाँ से ऑपरेशन एस्पेडियस चलाया गया था। उसी तरह से एस्पेडियस EU का है, ASPEDS है ना, EU का है, और US का है ये ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी। तो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी है, इसमें सिक्योरिटी मिशन है, मल्टीनेशनल सिक्योरिटी मिशन है, एंड इट इज अंडर द कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस टास्क फोर्स 153, इसके अंडर में ये चलाया जा रहा है, ठीक है। कंबाइंड मैरीटाइम टास्क फोर्स 153 के अंदर ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी चलाया जा रहा है। इट इज ए US लेड मल्टीनेशनल इनिशिएटिव, ठीक है, टू टैकल द पायरेसी है अगेंस्ट द हाउदी रेबल, अगेंस्ट द हाउदी रेबल, ठीक है। नेक्स्ट इज इब्सा। इब्सा इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका इनको बोला जाता है। इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका ये की एक ग्रुपिंग है, जिसको इंडिया इब्सा डायलॉग फोरम भी कहा जाता है। इब्सा डायलॉग फोरम ये 2003 में इसको बनाया गया था। इट वाज फॉर्म थ्रू द ब्राजीलिया डिक्लेरेशन से बना था, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन, ठीक है। तो इब्सा में कोई इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, न ही इसका परमानेंट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीट है, ठीक है। एंड इब्सा के लिए एक फंड भी बनाया गया है। इब्सा का एक फंड है जिसको बोला जाता है फैसिलिटी फॉर पॉवर्टी एंड हंगर एलिवेशन। तो इब्सा का फंड है फॉर दी पॉवर्टी एंड हंगर एलिवेशन के लिए एक फंड है इसके अंदर, जिसके अंदर क्या है, मेंबर कंट्रीज जो तीनों मेंबर है उनको $1 मिलियन कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। $1 मिलियन इसको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है हर कंट्री को, ठीक है, टू द फंड दैट इट विल बी यूज फॉर पॉवर्टी एंड हंगर एलिवेशन के लिए इसको यूज किया जाएगा। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका इसके मेंबर हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इंडिया ने इसके लिए अप्लाई किया था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये बनी थी 1974 में बनी थी, ठीक है। एंड
इट वाज फॉर्म टू कोऑर्डिनेट ए कलेक्टिव रिस्पॉन्स ऑन द मेजर डिस्ट्रप्शन इन सप्लाई ऑफ। तो 1973 में जो ऑयल शॉक आया था उसके रिस्पॉन्स में इसको बनाया गया था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? पेरिस में। इंडिया इसका भी मेंबर नहीं है, ठीक है, इंडिया ने अप्लाई किया है इसके लिए। एंड इंडिया अलॉन्ग विद ब्राजील, साउथ अफ्रीका एंड चाइना क्या है इसके एसोसिएट मेंबर हैं। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चाइना भी इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। इसमें 31 मेंबर हैं। कितने मेंबर है? 31। तो ये बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश करती है, जैसे कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट है, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस, देन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट है, ये इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। ये रिपोर्ट आप देख सकते हो, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। 1974 में ये बनी है, ठीक है। इंडिया मेंबर नहीं है, 31 इसमें मेंबर है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है सासेक, साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सासेक बोला जाता है जिसको। ये 2001 में बना था, ठीक है। तो सासेक ऑपरेट थ्रू दी, इसका जो सेक्रेटरीट है कहाँ पे है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसी वहीं पे इसका सेक्रेटरीट है। इसका जो सचिवालय है वो एशियन एडीबी के अंदर है, ठीक है। इट्स गोल इज टू एनहांस द रीजनल प्रॉस्पेरिटी थ्रू द प्रोजेक्ट बेस्ड पार्टनरशिप। इसमें क्या है? प्रोजेक्ट बेस्ड पार्टनरशिप प्रमोट की जाती है टू फोस्टर द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इसमें मेंबर कौन कौन से हैं इसके मेंबर हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल एंड श्रीलंका। मैप के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो मैप के थ्रू हम देखेंगे तो मालदीव इसका मेंबर है, मालदीव है, ठीक है, मालदीव। फिर यहाँ पे श्रीलंका है, श्रीलंका, फिर इंडिया, फिर ठीक है इंडिया, फिर बांग्लादेश है, बांग्लादेश, फिर म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार, इधर नेपाल आ जाएगा, भूटान आ जाएगा, ठीक है, नेपाल एंड भूटान, ठीक है। कौन से हो गए? मालदीव 1, श्रीलंका 2, इंडिया 3, नेपाल भूटान 5, बांग्लादेश 6, म्यांमार 7। तो ये 7 मेंबर हो जाएंगे, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा जनवरी तक का करंट अफेयर, ठीक है। इसमें बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स हैं, मैंने कवर किया है, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स जो आपको देखना है। धन्यवाद।